नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकास्ट बाय न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर निखिल शर्मा, जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं न्यू जेवर हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर निखिल शर्मा है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज गैस्ट्रो इन न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड today we are going to talk about what we can do to change our lifestyles। तो दोस्तों, जो हमारी बॉडी है, हमारा बॉडी एक मशीन के जैसे है, जो जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सारे ऑर्गन्स आपस में कोरिलेट करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इस ऑर्गन सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एनर्जी की, हॉर्मोन्स की, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। और ये सब हमें मिलता कहाँ से है? ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो एयर हम इंटेक करते हैं, और जो हमारे हार्मोन का जो और हमारे हार्मोन का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। हमारी लाइफस्टाइल सेडेटरी है, हमारी फिजिकल मूवमेंट है या नहीं है। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं कि हम हर कोई अपने डेली लाइफ में जो हमारी हैबिट है वो किस तरीके से हमें ही अफेक्ट कर रही है, और इन लॉन्ग टर्म हमारे लिए ये एक ऐसी बीमारी लेके आ रही है जो कि स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे हम अपने ओरल कैविटी में, क्योंकि जो भोजन की शुरुआत होती है हमारे मुंह से ही होती है, और हम क्या खाते हैं वो सबसे पहले लैंड होता है हमारे बक्कल कैविटी में। तो सर, बक्कल कैविटी और या हम ओरल हाइजीन के बारे में बात करें तो किस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं? देखिए, आजकल हम जो भी खाना खाते हैं, हम कुछ भी खाना खाएं, वो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर उसके डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सर्टेन एंजाइम्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर जो हमारे डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पेट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं हर एक एरिया में, राइट। तो हमें सबसे पहले हमारे बकल कैविटी को, हमारे टंग केयर हमें करनी चाहिए, हमारा ब्रशिंग हमें ठीक करनी चाहिए, और हमें ध्यान देना चाहिए कि वॉट एवर वी आर ईटिंग इज़ गोना डू गुड टू आवर सेल्व्स, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि बकल कैविटी में जैसे हमने कुछ भी खाना खाया, सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस खाने को चबाना है, ठीक है। हम मुंह के अंदर जितना खाने को टाइम देंगे, स्मॉल बाइट्स आर गुड। उसके साथ हम जितना भी ज़्यादा खाने को टाइम देंगे, जितना ज़्यादा च्यू करेंगे उसको, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो डाइजेस्ट होगा, और हमारे बाकी के सिस्टम को, बॉडी को थोड़ी हेल्प मिलती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, कम एनर्जी यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ आती है बकल कैविटी के बगैर, देन हमारा खाना स्टमक में जाता है। उससे पहले क्या है, ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस को हम हेल्दी, उसको ऐसा तो कुछ नहीं होता हेल्दी रखने का, वो तो जैसे एक माध्यम है कि जो मुंह से स्टमक तक पहुंचाता है फूड को, करेक्ट। दूसरी चीज़ क्या है, बट हाँ, हम ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि हम ऐसा कुछ ना खाएं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो। अब मान लीजिए हमने हार्ड चीज़ खाया, उसके बाद हमने उसको च्यू पूरी तरीके से नहीं करा, तो हम उसको जब स्वॉलो करेंगे तो वो हमारे जो ईसोफेगस है उसमें घाव करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, रिफ्लक्स, छाती में जलन होना, दर्द होना छाती में, कई बार अल्सर में भी कन्वर्ट हो जाता है कभी-कभी। हाँ, वो घाव को हम अल्सर कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पेट में फिर बाद में जब खाना जाता है पेट में, स्टमक में, ठीक है, वहाँ से दूसरा पार्ट ऑफ डाइजेशन शुरू होता है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भी सर्टेन एंजाइम्स हैं, पेट के एसिड्स हैं, ठीक है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो नाउ हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम खाना इस तरह का खाएं। यूजुअली क्या होता है कि आजकल हम पूरा दिन भूखा रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम एक साथ इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि जो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती। उसके टाइम पे क्या होता है कि हम लोगों को एसिड रिफ्लक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। एसिड रिफ्लक्सेस आएंगे, हमारा मूड स्विंग होंगे, ठीक है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उल्टियाँ भी आ सकती हैं, पेट भरा भरा रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम कम क्वांटिटी में खाना खाएं, दूसरा हम खाना अपना वही मॉडरेटेड स्टाइल में खाएं। यूँ नहीं कि मतलब आप एक साथ 10 रोटियां खा ली, एक साथ 4 रोटियां खा ली। हाँ, हम अपने खाने को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें सैलड भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए।
ठीक है, हमें जितना भी ज़्यादा बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, तो हमारी बॉडी उस चीज़ को फिर अच्छे से टॉलरेट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में उसको हेल्प मिलती है। उसके बाद हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो सर जैसे आपने बताया बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जी। और बक्कल कैविटी का अपना एक पीएच होता होगा जो हमारे सेलेब्री एमाइलेज है वो उसको मेंटेन करके रखती है। Correct. तो सर क्या जैसे जिस तरीके से लोगों का हैबिट है कि वो दिन में 200 ml या फिर 400 ml कोक या फिर अदर कोई सोडा वो यूज़ करते हैं, क्या वो हमारे बक्कल कैविटी के पीएच को डिस्टर्ब करती है? बिल्कुल करती है। वो एक्चुअली सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वो हार्म पहुंचाती हैं ये चीज़ें, वो हमारे दांतों को पहुंचाती है। जी बिल्कुल। जिसके कारण केरीज लगती है, जिसके कारण हमारी बैड ब्रेथ शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर एक प्लाक जम जाता है। उसके कारण कई बार हमारा मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत गंदा रहता है, मतलब हमें कुछ भी खाने को मन नहीं करता, हमें हर चीज़ कड़वी लगती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। जितने भी मैंने ये भी सुना है कि जो टीथ के ऊपर की लेयर होती है इनेमल की, वो दोबारा नहीं बनती है। तो अगर एक बार इनेमल हमारा डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो तो हमारे लिए हार्म है, जो दांतों में सनसनाहट ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, आजकल वही हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है नेचर में, तो वो हमारे इनेमल को कमज़ोर कर देती हैं और एट द एंड ऑफ द डे कुछ टाइम बाद वो उस चीज़ को गला के ख़त्म कर दे, जिसकी वजह से फिर बाद में बच्चों को RCT करना पड़ता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, उनको ऐसा बोलते हैं। उसके बाद फिर उनको झंझनाहट होती है, वो प्रॉपरली खाना नहीं खा पाते हैं, उनकी जो टीथ की ग्रोथ है वो इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपरली नहीं होती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। बच्चे ही नहीं, सबको ही ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईली शुगर कंटेनिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में शुगर होता है इनके अंदर, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, वो भी रिफाइंड शुगर होता है। और इवन अभी जो कोक में यूज़ किया एस्पर्टेम नाम का स्वीटनर यूज़ किया गया है और अभी WHO ने उसे कार्सिनोजेनिक भी सस्पेक्ट किया है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ही डेंजरस अलार्म है हमारे लिए कि हम उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ जाएं। अच्छा सर, जो हमारे इसोफेगस है यानी कि कॉमन लैंग्वेज में उसको फूड पाइप भी कह सकते हैं सर, फूड पाइप की जो प्रोटेक्शन होती है मतलब वो आपस में क्या चिपक भी सकती है? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि क्या वो चिपक जाए या फिर ब्लॉक हो जाए। जी देखिए, उसको ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आजकल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, लड़का लड़की, इनफैक्ट आजकल तो बच्चे भी कर रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं ना, उनमें देखा गया है, एंडोस्कोपी जब हम लोग करते हैं तो उसमें देखा गया है कि कई बार जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें कैंसर हो जाता है। मतलब जैसे कि जो इसोफेगस की लेयर होती है ना इनर, उधर एक पॉलीपॉइडल मास होता है, एक ऐसे गांठ जैसा होता है, तो वो पूरा इसोफेगस को ब्लॉक करके रखता है। वो केवल क्रॉनिक स्मोकर्स में ही मिलता है। मोस्टली इज अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस केस। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, कुछ लोग एसिड पी लेते हैं, एसिड पी लेते हैं तो इसोफेगस में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, और जब वो घाव ठीक होता है तो वो घाव एकदम कॉन्ट्रैक्ट होके वो इसोफेगस का जो डायमीटर है उसको कम कर देते हैं, तो पेशेंट खा नहीं पाते हैं। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन का कारण ये हो गया। तीसरा क्या है कि इसोफेगस की जो लेयरिंग होती है, बाहर से मस्कुलर लेयर होती है, इनर से म्यूकोजा होती है, जो अंदर से म्यूकोजा होती है। ठीक है, उसकी एज सच कोई हार्डन्ड वो नहीं होती है, प्रोटेक्शन नहीं होती है। वो इटसेल्फ जब हम नहीं खाना खाते हैं तो वो एक चिपकी हुई फॉर्म में ही रहती है, कोलैप्स्ड फॉर्म में ही रहती है। वो हमेशा गोल फॉर्म में, पाइप्ड फॉर्म में नहीं रहती है। अच्छा। तो सर जैसे अभी एक और हैबिट है जंक फूड्स के, जो इवन खास करके अगर हम बात करें स्ट्रीट फूड के, तो जहाँ पे हम बात करें तो वहाँ की हाइजीन उतनी अच्छी नहीं होती है। हमने बहुत सारे रिसर्च में ऐसा देखा है कि वो लोग पाम ऑयल यूज़ करते हैं और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर, हमारे हार्ट पे कितना ज़्यादा बुरा है वो भी हमने देखा है स्टडी में। तो सर जो ये जंक फूड होते हैं जो हमारे स्टोमक में जब वो लैंड करते हैं तो किस तरीके से हमारे स्टोमक के अंदर की इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं? इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो जंक फूड होते हैं वो यूजुअली हाईली एसिडिक मीडियम से मतलब बने हुए होते हैं। उनका मीडियम, उनकी तासीर बड़ी एसिडिक होती है, और ऑलरेडी हमारे पेट का जो एक हमारी बॉडी का नॉर्मल फिनोमेना है, हम कुछ भी खाएंगे तो हमारी बॉडी एसिड प्रोड्यूस करके उसको पचाने की कोशिश करती है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है।
तो ऑलरेडी जब इतना ज़्यादा एसिडिक मीडियम डेवलप होता है ना पेट में, तो उसकी जो म्यूकोज़ा है उसमें कई बार अल्सर्स बन जाते हैं, मींस घाव बन जाते हैं, जिसके कारण मरीज़ को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो कुछ भी खाए, चाहे वो पानी भी पिए, तो उसको पेट में ऐसा लगता है जैसे आग लग रही है, जिसको हम लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा चलता है जिसको हम पेप्टिक अल्सर डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, PUD बहुत कॉमन है इनफैक्ट बच्चों में और लड़कियों में बहुत कॉमन है, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये सबसे ज़्यादा जंक फूड की तरफ है यूजुअली। और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इसमें जो पेशेंट्स बनते हैं वो स्टूडेंट्स बनते हैं, क्योंकि बाहर रहते हैं और बाहर का ही खाना खाते हैं, जैसे अभी मैगी है। और अभी हम पाम ऑयल की बात कर रहे थे, पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। वो हमारी बॉडी में, जैसे स्टमक है, स्टमक कैंसर क्रिएट कर सकता है, उसके इफ़ेक्ट्स हमारे हार्ट पे आते हैं, उसके इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे आते हैं। आपने सुना भी होगा कि रात को तो ठीक सोए थे, सुबह उठे तो फालिश हो गई, पैरालिसिस हो गई। उस केस में क्या होता है कि जो एक्सेस स्मोकर्स हुए, पाम ऑयल या जंक फूड खाने वाले लोग हुए, क्या होता है कि उसमें नसों में मोटापन आ जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नसें जिस पार्ट को सप्लाई कर रही हैं ना, वो सप्लाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो नसें अंदर से इतनी मोटी हो जाती हैं कि उनके अंदर जगह ही नहीं बचती कि वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई दे पाएँ। अच्छा, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं पाम ऑयल के या जंक फूड के या स्मोकिंग के। तो जो पाम ऑयल है बहुत ही भारी मात्रा में मार्केट में ये अवेलेबल है, तो अगर सर ये इतना ज़्यादा खतरनाक है तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती है? और खास करके मैंने देखा है स्ट्रीट फूड में तो जनरली पाम ऑयल यूज़ होते हुए ही मैंने देखा है। एक्चुअली क्या है कि इसका तो जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट हाँ, सम पॉलिटिकल रीजंस कुड बी देयर। Government should think about this, that he should ban that product. हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है कि जैसे हम चिप्स खाएं, नमकीन खाएं, पैक्ड हम कुछ भी खाएं A to Z, उसके अंदर आपको पाम ऑयल मिलेगा ही। अब उसके कंटेंट पढ़ेंगे, इवन आइसक्रीम इज मेड ऑफ पाम ऑयल। या डेफिनेटली, मैंने इसके बारे में मैंने देखा है कि फ्रोजन पाम ऑयल मानो आप आइसक्रीम को, उसमें कुछ भी उसमें सब फ्लेवर्ड, ठीक है, उसमें टोटल फ्रोजन पाम ऑयल मानिए आप उसको, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। इवन वनीला भी वो लोग वनीलिन से बनाते हैं लैब में। इवन वनीला का फ्लेवर भी उनका नेचुरल फ्लेवर होता नहीं है वो, क्योंकि वनीला को एक्सट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं है। इट टेक्स अबाउट 6 मंथ, उसको इथाइल अल्कोहल में डाल के फिर 6 मंथ के लिए उसको छोड़ा जाता है। करेक्ट। फिर उसका जो ऑयल निकलता है फिर उसको, बट उन लोग वेनिलीन नाम का एक केमिकल है, उससे लैब में बहुत जल्दी वो वनीला फ्लेवर बना लेते हैं। समटाइम तो सर बीवर वेस्ट जो चूहा होता है उसके वेस्ट से भी, कैस्टोरियम जिसको कहते हैं, कैस्टोरियम से भी वो लोग वनीला फ्लेवर निकालते हैं। अभी मैंने एक शायद पढ़ा भी था शायद कहीं, वो लंगूर होता है ना, उसका जो फीकल मैटर होता है, वो कहते हैं कि उसके फीकल मैटर को यूज़ करके वनीला बनता है। आई डोंट नो कितना ये सच है। हमारी एक वीडियो है इस पे, हमारे चैनल पे एक वीडियो है वनीला फ्लेवर पे कि कैसे उसको बनाया जाता है। अगर व्यूअर देखना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक वैसे आई बटन में डाल दूंगा। तो सर जैसे हमने बात किया स्टोमक को लेके और हमने बात किया फूड को लेके, इवन हमने इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी ऐड किया। यहाँ तक तो हमें ये पता चला है कि सॉफ्ट ड्रिंक इज नॉट सॉफ्ट एनीमोर। यस, इट क्रिएट अ वेरी हार्ड इम्पैक्ट। एंड जो जंक फूड है, इट्स नॉट अ जंक फूड, इट्स मेक्स, ये हमारे बॉडी को जंक बना जाती है। करेक्ट। तो सर जैसे स्टोमक तक तो हमने समझ लिया फंक्शन क्या है। स्टोमक के बाद सर जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, वहाँ पे जो भी हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं उसकी एसिमिलेशन वहाँ पे स्टार्ट होती है। यस। तो उससे भी तो उससे भी मेहनत करनी पड़ती है उस न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जो जंक फूड है या फिर जो फूड हैबिट है उसका वहाँ पे क्या प्रभाव है? जंक फूड जो होता है, हम कहते हैं कि मतलब जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं डोंट ईट हैवी। दैट मीन्स जैसे हम जंक फूड खाते हैं तो वो हमारे स्टमक से जितना भी डाइजेस्ट हो पाता है उसमें ऐसा तो का न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी होती नहीं है, पर जब वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है तो वहाँ विलाइज होती हैं। विलाइज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को उनको डाइजेस्ट कराने में। करेक्ट। अब क्या है कि दे नीड वाटर। जंक फूड नीड्स लोड्स ऑफ वाटर टू बी डाइजेस्टेड, राइट। उसके कारण हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसके कारण हमारी जो आंतें हैं उसमें छोटे छोटे घाव बनने शुरू हो जाते हैं। या जैसे एक बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, हमारा पूरा कोलन लार्ज और स्मॉल, उसमें बड़े बड़े घाव बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को खूब सारा ब्लीडिंग होता है और वो लाइफ लॉन्ग बीमारी है। और उसका इलाज मेडिसिन भी नहीं है, उसका इलाज है लाइफस्टाइल मॉडरेशन।
अगर पर्सन लाइफस्टाइल को मॉडरेट कर लेगा, चेंज कर लेगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर लेगा, तो वो कुछ केसेस में देखा गया है कि प्रॉपरली ठीक हो जाता है। वरना लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड वी गिव स्टेरॉइड्स ऑल्सो, तो 3 मंथ्स का कोर्स होता है, बट आस्क ऑफ द आवर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जंक फूड हमारी इंटेस्टाइन्स को ख़राब कर देता है। प्लस जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो आजकल सबसे कॉमन कंप्लेन क्या है? 2 कॉमन कंप्लेंट्स हैं। एक, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, एक हमारा पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। अब क्या है कि फिर उसके बाद क्या आता है कि हमारी एक लाइफस्टाइल में जो वेस्टर्न टॉयलेट्स ऐड हो गए हैं, मेरा ये मानना है दीज आर नॉट गुड एट ऑल फॉर यू। मतलब अगर किसी की मजबूरी है, समवन इज़ ओल्ड और सम अदर प्रॉब्लम इज़ देयर, तो उनको यूज़ करना चाहिए, उसके बगैर यूज़ नहीं करना चाहिए। इंडियन टॉयलेट्स आर वेरी गुड बिकॉज जब हम बैठते हैं तो हमारे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, हमारी जो आंतों की चाल है जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं वो बहुत अच्छे से काम करती है, एंड वी कैन पास आवर स्टूल वेरी कंफर्टेबली, ईजिली, दैट मेक्स आवर मूड ऑल्सो वेरी गुड। तो उस कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है। हम आधा घंटे, आजकल हमें फ़ोन चलाने की आदत है वॉशरूम में, तो हम आधा घंटे बैठे रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा स्फिंक्टर होता है ना, जो जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वो एरिया वो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है लार्ज लंबे टाइम के लिए बैठने के वजह से, कि वहाँ पे वो जो वहाँ उसकी जो वेसल्स होती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा इंगॉर्ज हो जाती हैं ब्लड से, प्रेशर बढ़ने के कारण, कि एट द एंड वो फट जाती हैं। और पेशेंट को जब भी वो स्टूल करने बैठेगा, उसको ब्लड, रेड कलर्ड फ्रेश ब्लड पास होता है along with the stool. It could be piles. Yes, this is piles. और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे रेक्टल कैंसर हो गया, रेक्टल में एक SRUS नाम से बीमारी होती है, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। मतलब वहाँ पे एक अल्सर होता है, घाव होता है बहुत बड़ा, वो कंटिन्यू ब्लीड करता रहता है, उससे थोड़ा खून रिसता रहता है। जब भी हम उसको स्फिंक्टर को ओपन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्लड पास होगा। दैट मेक्स अस एनीमिक और हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बना देता है, विच कैन लेटर कॉज कैंसर। दिस इज़ वेरी डेंजरस। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है जो हम इग्नोर करते हैं, बट अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम इन चीज़ों से बच पाएँ। बट अगर हमने ऐसे ही चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं है कि जब हर तीसरे घर में एक कैंसर पेशेंट होगा, क्योंकि जिस तरह से आजकल everyone is smoking, everyone is taking junk, everyone is living outside their home, no one is eating home food, house cooked, clean cooked meal, no one is taking that. सबको भटूरे खाने हैं, एंड अभी तो बहुत इजी हो गया है, स्विगी आ गया, जोमेटो, जेप्टो, एवरीथिंग इज अवेलेबल, इजीली एक्सेसिबल हो गया, इवन अल्कोहल इज अवेलेबल टिल योर डोर। और तो इस वजह से मतलब पीपल आर मोर प्रोन टू गेट कैंसर। ओके हाँ, तो सर हमने जैसे फूड पे बात की, एक लास्ट जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा फूड को लेके, लाइक लेट नाइट स्नैकिंग, लेट नाइट फूड। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स में ऐसा देखा है, यूथ में देखो, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो मैंने हैबिट नोटिस करी है कि जब 11 बजे तो नॉर्मली अब के लिए, लेकिन 1-2 बजे वो लोग जोमेटो से कुछ ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली जंक फूड इज द मोस्ट कॉमन थिंग, मैगी एंड पिज़्ज़ा, ऑब्वियसली वो रोटी दाल तो ऑर्डर करेंगे नहीं, तो वो जंक फूड ही ऑर्डर करते हैं 1-2 बजे रात में, फिर उसको वो खाते हैं, एंड जो हमारे लीवर है वो रेस्ट फेज में कभी जा ही नहीं पाती है। तो वो ये जो लेट स्नैकिंग है, ये किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है? सी, लेट स्नैकिंग इज द साइलेंट किलर, करेक्ट। आवर बॉडी नीड टाइम। अगर हमें भी कोई 24 घंटे काम ही कराता रहेगा तो एक टाइम आएगा ना, विल गेट एग्जॉस्टेड, और हमारी परफॉर्मेंस पे भी असर आएगा, हम उतने ऑथेंटिक तरीके से नहीं कर पाएंगे काम। ऐसे ही हमारा लिवर है, हमारे जैसे लेट नाइट स्नैकिंग व्हाट इट डज, एकदम से हमारी बॉडी को इंसुलिन स्पाइक मिलता है, हमारी बॉडी में एकदम से बहुत एक हैवी अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट होता है हमारे पैनक्रियास से, जिसके कारण वी आर मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज इन अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। फर्स्ट इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि इट मेक्स आवर लिवर फैटी। अगर हमें ऐसा है, देख हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, अगर हम मैगी ना खाएं, इधर उधर का बाहर का जंक ना खाएं, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, जितना भी हो पाए हमें अवॉइड तो करना चाहिए।
वी शुड ऑप्ट फॉर द ओट्स। यस, ओट्स भी हाँ, इट्स गुड। ओट्स कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ड्राई healthy फ्रूट्स चीजें आर हैं, देयर, fruits are चने there, हैं, बहुत सारे options हैं। बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें हैं। इफ़ वी वांट, एक्चुअली हम चाहते नहीं हैं, चाहते नहीं है। हाँ, हम चाहते नहीं हैं, वी वांट प्रॉब्लम्स। एक्चुअली हमारी माइंड भी है ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा हाँ। अट्रैक्ट होती है रेदर देन Yes। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। हाँ। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, मैंने देखा नहीं है कि जंक फूड कुछ ऐसा अल्टीमेट टेस्ट हो जो हम हेल्दी चीज़ों से नहीं पा सकते हैं। पा सकते हैं, अब हम एवोकाडो लें, एवोकाडो टोस्ट लें तो वो भी टेस्टी होता है, और इवन हम बहुत सारे भी मसाला ओट्स लें वो भी टेस्टी होता है। तो लोगों को थोड़ा सा अब सोचना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया हम बात करते हैं, इंडिया एक टाइम पे विश्व गुरु बनेगा, इंडिया विल लीड द वर्ल्ड, बट ऐसे तो नहीं कर सकता है ना सर, क्योंकि अभी जो यूथ की जो हैबिट है डेफिनेटली वो उनके माइंड को इम्पैक्ट कर रही है, और प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं लूज हो रही है बहुत ज़्यादा, और खास करके इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे मैंने सर फूड के बारे में बात करी, इसी तरीके से सर लोगों की जो हैबिट है कुछ ना करने की, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं ही करेंगे। करेक्ट। और न्यूटन का लॉ यहाँ पे पूरा अप्लाई कर देते हैं, बॉडी इज इन द रेस्ट ही रिमेन्स इन द रेस्ट। तो उन लोगों को सर आप क्या कहना है उस केस पे, आप क्या कहना चाहोगे कि लोगों को फिजिकल मूवमेंट बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से हमारे हार्मोन को इफेक्ट कर रहा है? हमारे मसल्स, हमारी बॉडी मतलब नीड्स फिजिकल एक्टिविटी, राइट। अगर हम बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन आवर बॉडी, राइट। वो कैसे प्रेशर क्रिएट करती है कि हमारी बॉडी, हमारी मसल्स हैं, अगर हम उनका यूज़ नहीं लेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे। मसल एट्रोफी बोलते हैं उसको, राइट। हमारा पेट निकलेगा, हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा शुरू हो जाएगा होना, ठीक है। उसी के साथ साथ हमें विल टेक अ कट, राइट, यहाँ पे कट मारना। सी अब मैं शुरू करता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए हार्मोनल लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम करती है। हम जितना हैवी पुश करेंगे अपने आप को, जितना हम अच्छे से दौड़ेंगे, विल गो टू द जिम, वी डू द कार्डियो, उस केस में हमारे जो बॉडी है ना, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स हार्मोन्स। तो उस केस में हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करती है बहुत हैवी अमाउंट्स में। दैट इज़ मतलब इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर अस, राइट। हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, हमारी बॉडी के हार्मोन एकदम बैलेंस स्टेट में रहेंगे। बट जिस तरह से आजकल सेडेंटरी लाइफ बढ़ गई है, उस केस में आई डोंट थिंक कि आजकल कितने सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एवरी गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम PID, एवरी बॉय इज सफरिंग फ्रॉम impotency and some other even I will add PCOD and PCOS in females. It's just a common, I think मुझे तो ऐसा लग रहा है 100 में से 90 केसेस में लोग फेस कर रहे हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं है लेकिन वो फेस कर रहे होते हैं। It is there and IVF centers are filled up with these type of people, क्योंकि हम जैसा खा रहे हैं ऐसा ही हमको मिल रहा है। बिल्कुल, हम अच्छे से खाते नहीं, हम अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे हार्मोन्स एकदम लो लेवल्स पे होते हैं। हमारी बॉडी हमें, आप कभी भी देखिएगा, जो इंसान सेडेंटरी लाइफ जीता है वो हमेशा एक सैड मूड में मिलेगा आपको। उसका मूड कभी भी एलिवेटेड रहता ही नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स नहीं है बॉडी में, हम बॉडी को पुश नहीं करते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वो इसी के कारण है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं। हम दूसरा रीज़न आता है कि फ़ोन, ये जो स्क्रीन टाइम है, दैट इज़ किलिंग अस साइलेंटली, करेक्ट। तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। वी शुड ट्राई कि हम जितना हो सके बैलेंस्ड मील खाएं, ग्रीन वेजीज खाएं, फाइबरस चीज़ें खाएं। हाँ, कभी कभी जंक इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ हैबिचुअल मोड ना डेली तो वी शुड अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। एंड दैट दीज स्मोकिंग एंड दीज, अभी हुक्का बहुत फेमस है, जो यंग पॉपुलेशन है उसमें हुक्का बहुत फेमस है। थिंक कि ये फ्लेवर्ड है, इसे कुछ नहीं होता, बट हुक्का जो पीते हैं लोग, दोज आर मोर प्रोन टू लंग कैंसर देन द पीपल हु स्मोक। अच्छा, करेक्ट। द फ्लेवर दे आर यूजिंग ना, दैट इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। प्रिजर्वेटिव मतलब जस्ट डोंट आस्क, मतलब इतना ज़्यादा वो हानिकारक है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यू विल सी TB, पल्मोनरी TB, जो चेस्ट TB हो जाता है, आप उसका TB तो सबसे ज़्यादा हुक्का उसमें स्मोकर्स में देखोगे, सबसे ज़्यादा। दैट टू जो वेपिंग करते हैं ना, वेपिंग अभी क्या है, वो फैशन में। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो वेपिंग करते हैं, पूरे 3 दिन में वो पूरा वेप ख़त्म कर देते हैं।
तो वो लोग लंग कैंसर, वो लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रोन है। मतलब उनसे भी ज़्यादा जो लोग लिटरली स्मोकिंग करते हैं, वो बीड़ी सिगरेट्स वो पीते हैं, उससे भी ज़्यादा ये लोग प्रोन हैं। That means it is a alarm. Hookah is अलार्मिंग a साइन completely red flag. यस। स्मोकिंग, सी अल्कोहल फिर भी ऐसा, अभी तो देखो स्टडीज हैं, अल्कोहल इन नो अमाउंट इज गुड फॉर आवर बॉडी, बट स्टिल आई विल से कि मतलब शायद उसका कहने के लिए एक फ़ायदा होगा अल्कोहल का, बट स्मोकिंग का आधा फ़ायदा भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर यूजिंग दिस। सर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि जो अल्कोहल है उससे ज़्यादा डेंजरस सिगरेट है, इसलिए Yes. नहीं कि उसका बायोकेमिकल क्या इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे, वो एक सेकेंडरी फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर ये है कि जैसे बियर हो या फिर विस्की हो, ये सारे ये जो इनकी जो दुकानें होती हैं वो लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड जगहों पे होती हैं और लोगों को वो उतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है और ऑलमोस्ट वो कॉस्टली भी होती है, 200 300 400 1000 2000। करेक्ट। लेकिन जो सिगरेट है वो 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक में मिल जाती है लोगों को, और वो हर अगर आप मेन रोड पे निकलो तो हर 4 हर 5 कदम पे आपको मिल जाएगा। यस। और वहाँ पे कहीं पे आपको आधार कार्ड दिखाना नहीं होता है कि अदर यू आर 18+ और नॉट, आप जाओ 10 रुपये दो वो आपको दे देगा। करेक्ट। तो उसका ना इजीली एक्सेसिबल होना ही उसको सबसे ज़्यादा डेंजरस बना रहा है रेदर देन अल्कोहल टू द सिगरेट। एक्चुअली होता ये है ना कि हम मान लीजिए कॉलेज में जाते हैं और वी आर सीइंग के 4-5 जने खड़े हैं, उसमें से 5 के 5 स्मोकिंग कर रहे हैं, 10 जने खड़े हैं 9 स्मोकिंग कर रहे हैं, 20 जने खड़े हैं 18 स्मोकिंग कर रहे हैं। तो लोग क्या देखते हैं, आवर माइंड इज मोर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव थिंग्स। हमेशा हमें लगेगा क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो 10 साल से पी रहा है, उसको क्या हो गया, मुझे 2 दिन में क्या हो जाएगा। दैट 2 दिन लीड्स टू एवरीथिंग, तो होल लाइफ वो कभी नहीं छोड़ पाते हैं उसके बाद। करेक्ट। और वो चीज़ें फिर एक इस तरह की हैबिट आ जाती है दैट गिव्स अस रश, डोपामिन रश फॉर 2 मिनट्स। फॉर दैट 2 मिनट्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स, आवर फैमिलीज, एंड मैसेज तो हम दे ही रहे हैं क्या ही हो जाएगा 2 कप में, ऐसा होता है। तो जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। एंड एक टिप जो मैं भी 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ यू शुड बी हंग्री और यू शुड बी एम्प्टी स्टमक, यू शुड नॉट ईट फॉर एटलीस्ट 16 आवर्स अ डे। ओके, दैट इंक्लूड्स द नाइट। अच्छा, फ्रॉम प्रीवियस डे टू। यस। ओके। आज आपने रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे खाना खा लिया, नेक्स्ट डे आप 12 बजे 1 बजे या 2 बजे डायरेक्ट लंच करो। ओके। दैट सेंड्स आवर बॉडी इन ऑटोफेजी, राइट। हमारी बॉडी हमारे अंदर जो हम जिस टाइम पे नहीं खा रहे होते उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स है, उस चीज़ को ख़त्म करती है। जो एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी ईट्स दैट। ओके। एंड फर्स्ट फॉर्म क्या है, बॉडी ईट्स आर यूजेस आर ग्लूकोज, देन इट गोज टू फैट। वो हमारे बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा, वो हमारे मूड को इन्हेंस करेगा, यू विल बी मोर अलर्ट, यू विल मोर एक्टिव, आपको फोकस बढ़ेगा, राइट। तो दिस शुड बी फॉलो। मैं 2 साल से करता हूँ ये फॉलो, एंड इट इज़ गिविंग मी रिजल्ट्स। मतलब आई एम मोर एक्टिव, आई एम एबल टू। यस सर, वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा सर, ये कि मैंने भी बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो लोग जंक फूड खाते हैं या फिर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, रेदर देन वो क्या करते हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं। या तो वो कोई प्रोटीन का सप्लीमेंट सोर्स लेंगे या फिर केराटिन का, अलग अलग सप्लीमेंट लेते हैं। तो आप सर ऑडियंस को आप ये बताइए कि जो सप्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं वो और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारी बॉडी के लिए दोनों में से बेहतर कौन है? सी, हमारी बॉडी के लिए तो जो नेचुरल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट है वो ही ज़्यादा अच्छी है। आप एक मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आपको अगर मैं हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ मतलब इनफ टू सस्टेन योर लाइफ, तो क्या आप कमाने जाओगे? अगर मैं एक अमाउंट ऑफ मनी आपको हर महीने दे दूं, जितना भी आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा, तो क्या आप कमाने जाओगे? आप तो घर में रहोगे ना। सेम हमारी बॉडी भी यही करती है। आप उनको उसको सप्लीमेंट दोगे तो वो जो आप खाना खाओगे उससे एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी जब नीड ही नहीं है। करेक्ट।
हम अगर हमारी बॉडी को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी देंगे तो वो ज़्यादा मांगेगी, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाएंगे एंड सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। इस केस में अगर हम सप्लीमेंटेशन करते हैं तो दैट गोज़ टू वेन, नथिंग हैपन्स। अब मार्केट्स में क्या आ गया, हमारी बॉडी को 50 mcg पर डे चाहिए और वो देते हैं 500 mcg पर डे का कैप्सूल, तो व्हाट इट विल डू? इट कैन आल्सो कन्वर्ट टू स्टोन मेबी। नो स्टोन्स तो नहीं, बट हाँ इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट हाँ accumulate somewhere। हाँ इट मे एक्यूमुलेट, इट मे हार्म अस, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब वी कैन गिव आवर सेल्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई ठीक है, हमने जिंक खा लिया, हमने ये शिलाजीत खा लिया, हमने अश्वगंधा खा लिया, बट हमारा जो नॉर्मल डाइट है, हमारा बैलेंस डाइट है, दैट इज़ इनफ। हमारी जितनी फिजिकल एक्टिविटी हम करेंगे उतनी ही बॉडी हमसे मांग लेगी और विल ईट, हमें भूख लगेगा तो खाएंगे ना। बट हाँ, अगर हम बैलेंस डाइट खाएं, दैट इज़ द मेन कॉज कि हाँ हम हेल्दी रह सकते हैं। सर, आई वॉन्ट यू टू डिलीवर अ लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस कि आप प्लीज वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मेरा लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आप जितना हो सके बैड इन्फ्लुएंस से बचिए। जितना भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ ऑल फेक। वो लोग हमें चांदनी दिखाते हैं कि स्मोकिंग करोगे तो कुछ नहीं होता है, मेरे पापा ने 30 साल से अल्कोहल पिया, मेरे पापा का लिवर नॉर्मल है। सी आई हैव सीन दैट वीडियो। हाँ, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ अ फेक इन्फॉर्मेशन। इस बैड इन्फ्लुएंस से दूर रहिए। जितना भी पॉसिबल हो फिज़िकल एक्टिविटी करिए, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आप अपने शरीर को दीजिए। चाहे आप दौड़िए, चाहे आप जिम जाइए, बट आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। ट्राई टू डू फास्टिंग एज मच एज पॉसिबल। हफ्ते में 1 बार 2 बार वी शुड डू फास्टिंग, वाटर फास्ट करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी की गंदगी साफ़ होती है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं, हमारी बॉडी के अंदर जो जहर होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बने होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। और हमें अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहिए। वी शुड अर्न गुड, वी शुड ईट गुड एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑडियंस। प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखिए। जो आपकी माइक्रो हैबिट्स हैं वो आपकी लाइफ में मेगा चेंजेस ला सकते हैं। और प्लीज़ आप हेल्दी चीज़ों को ऑप्ट करिए, बुरी चीज़ों से दूर रहिए एंड देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट मेडिकास्ट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।